हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी सन 2001 में और इसे बनाया था अब्बास मस्तान की जोड़ी ने। अब्बास मस्तान जो जोड़ी है वो जब जब आई है दर्शकों के सामने तो एक बेहतरीन थ्रिलर फिल्म साथ में लेकर आई है। तो ये फिल्म भी एक तरीके से भले ही एक अमेरिकन थ्रिलर से इंस्पायर थी, बट इस मूवी को लोगों ने अप्रिशिएट किया था और ये उस वक्त की काफ़ी बोल्ड मूवी थी। और ऑफ कोर्स इसका जो कॉन्सेप्ट था, जो इसकी स्टोरी लाइन थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अडल्ट थी। हालांकि आज तो अडल्ट, अगर हम आज इस फिल्म को देखेंगे तो हमें कोई इतनी अडल्ट फिल्म लगेगी नहीं, क्योंकि हम जो हैं सोशल मीडिया पे इससे भी ज़्यादा हम अडल्टनेस देखते हैं और इससे भी ज़्यादा गंदगी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर। तो खैर, इस फिल्म की बात करूँ तो इस फिल्म में कहानी थी, एक थ्रिलर था, एक सस्पेंस था। रही बात बोल्डनेस की, तो ठीक है, वो एक स्क्रिप्ट की डिमांड हो सकती है, लेकिन बिना स्क्रिप्ट की डिमांड किए हुए हम सोशल मीडिया पे अश्लीलता, अभद्रता देखते हैं। तो खैर, इस फिल्म में थे अक्षय कुमार, बिपाशा बासु और बॉबी देओल और करीना कपूर। करीना कपूर की अगर मैं बात करूं और बॉबी देओल की मैं बात करूं, तो ये दोनों की साथ में पहली फिल्म थी। इसके बाद इन दोनों की साथ में कोई फिल्म आई है नहीं आई है मुझे याद नहीं है, लेकिन इन दोनों की आज की तारीख में बॉलीवुड में काफ़ी चर्चा है। जो बॉबी देओल है वो एक लॉर्ड बॉबी बन चुका है एनिमल मूवी के बाद। और करीना कपूर तो खैर, करीना ने अपने करियर में काफ़ी कामयाबी हासिल की और अभी भी करीना शादी के बाद, 2 बच्चे होने के बाद भी कुछ ना कुछ करती हुई दिखाई देती हैं। ये नहीं है कि वो घर पे बैठी हैं। अगर अब मैं बात करूं बिपाशा बासु और अक्षय कुमार की, तो बिपाशा बासु और अक्षय कुमार को इस फिल्म से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि एक तो बिपाशा बासु का करियर इस मूवी से बना था। उनको इसी मूवी से जो है बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। ये उनकी पहली फिल्म थी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला। और उधर अक्षय कुमार भी थे जिन्हों को इस फिल्म के लिए बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और काफ़ी ज़्यादा इन दोनों की अभिनय की चर्चा हुई थी, तारीफ़ भी हुई थी। वो बात अलग है कि आज ये दोनों जो हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ पर बिपाशा बासु पूरे तरीके से फिल्म इंडस्ट्री से गायब है। हाँ, सोशल मीडिया पर वो अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ दिखती हैं, बट फिल्मों में तो बिपाशा का अब कोई नामो निशान नहीं है। दूसरी बात करें अक्षय कुमार की, कोई फिल्म देखना नहीं चाहता है, क्योंकि एक वक्त था कि जब अक्षय कुमार जिस फिल्म में हुआ करते थे, लोगों को पता चलता था, तो लोगों को ये विश्वास हो जाता था कि फिल्म ज़रूर अच्छी होगी। एंटरटेनर के तौर पर अक्षय को एक पहचान मिल गई थी। जो विलन के रोल बहुत अच्छे करता है, कॉमेडी भी अच्छी करता है, जो एक्शन भी अच्छा करता है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं मल्टी टैलेंटेड अक्षय जो थे वो पब्लिक को काफ़ी ज़्यादा पसंद आते थे। लेकिन आज अगर अक्षय किसी फिल्म में है तो लोगों का मुंह चढ़ जाता है कि भैया अब तो ये फिल्म बेकार ही होगी, ये फिल्म चलेगी नहीं। तो ये समय समय की बात होती है, समय ही बलवान होता है, समय ही आपको बलवान बनाता है और समय ही आपको कमज़ोर बनाता है। तो समय, जो वक्त होता है इंसान का, वही आप कह सकते हैं उसी के आगे जो है दुनिया झुकती है। तो अनफॉर्चुनेटली जिन 2 लोगों को इस फिल्म से काफ़ी ज़्यादा चर्चा मिली, बिपाशा और अक्षय, आज उनके करियर के लाले पड़े हुए हैं। और बॉबी देओल और करीना कपूर, जिनका इस फिल्म में होना ना होना कोई मैटर नहीं करता था, आज ये दोनों जो हैं अपने अपने करियर में जो है इनको पहचान मिली है।
उस वक्त इस फिल्म से अगर किसी को फ़ायदा हुआ था तो वो बिपाशा और अक्षय कुमार थे। ये फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट था वाइफ स्वैपिंग के ऊपर, यानी कि एक रात के लिए तू मेरी बीवी ले ले और अपनी बीवी मुझे दे दे। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे ये फिल्म बनी थी, जो कि काफ़ी बोल्ड कॉन्सेप्ट था, क्योंकि उस वक्त हम लोग बहुत छोटे थे और हम लोग ऐसी कभी बातें सुना नहीं करते थे, और वो ज़माना भी ऐसा था कि भाई आप लोगों को अपनी बीवी आपकी अपनी है और दूसरे की बीवी आपकी भाभी है, भले ही वो चाहे दोस्त की बीवी हो, चाहे वो आपके भाई की बीवी हो। तो ये एक रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरी वाइफ के लिए। बट इस फिल्म से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वो बात अलग है कि धीरे धीरे कल्चर बदला और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो फिर उनसे जुड़ी हुई चीज़ें सामने आई, जैसे कि मतलब कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने सुना था कि किसी के बेटा बहू एक पार्टी में गए और वहाँ पर सबने खेल खेला, जिसमें कहा गया कि आप अपनी गाड़ी की चाबियाँ सब इस टेबल पे रख दीजिए, और जो जिसकी गाड़ी उठाएगा, जिसकी गाड़ी की चाबी उठाएगा, वो गाड़ी के साथ बीवी भी ले जाएगा उसकी एक रात के लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें फिर खुल खुल के सामने आने लगी। हालांकि इस तरह का कल्चर जो है वो पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन इस तरह की बातें जो है सामने नहीं आती थी। अब तो खैर कल्चर बहुत बदल गया है। अब तो कल्चर काफ़ी बोल्ड हो गया है, काफ़ी ओपन हो गया है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं ओपन मैरिजेस का कितना ज़्यादा सुनने में आता है। पहले लिव इन सुनने में आता था, अब ओपन मैरिज होने लगी है। अब पति पत्नी कहने को साथ में भी होते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, लेकिन जो है उनकी शादी जो है वो अंदर से टूटी हुई होती है। देखिए शादियाँ पहले भी नहीं चलती थी, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट डिफरेंट होते थे। अगर नहीं बन रही है तो पति पत्नी अलग हो जाते थे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते थे। पर यहाँ पर अब कॉन्सेप्ट ऐसा है कि पति पत्नी साथ में रहकर अपनी अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ गए हैं, यानी कि जो है एक घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी अपनी एक ज़िंदगी गुप्तनीय बना रखी है, पति ने भी और पत्नी ने भी। तो कल्चर हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। तो ये जो फिल्म थी, ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा जो है फर्स्ट हाफ इसका बहुत ओके ओके है, आपको कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिल्म असली फिल्म जो शुरू होती है वो ऑलमोस्ट इंटरवल से पहले होती है, जहाँ पर अक्षय कुमार वो डिमांड रखता है कि तू अपनी बीवी दे दे और मुझे अपनी बीवी दे दे एक रात के लिए। और जो ये जो वाक़या होता है, ये जो सीन होता है, ये इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी इसके मीम बनते हैं। वो जो 2 उँगलियों का जो इशारा है, 2 हाथ की उँगलियों का, वो काफ़ी ज़्यादा मीम आपको सोशल मीडिया पे दिखता होगा अक्षय कुमार का। क्योंकि जो है फ़िल्म ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं चली थी, फ़िल्म को क्रिटिकली काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था। ये एक तरीके से एक एवरेज मूवी थी, लेकिन हाँ इस फिल्म का एक अपना मुकाम था उस वक्त, और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर हुए थे। अनु मलिक का इसमें संगीत दिया था, और महबूबा महबूबा जो गाना था, जो सुनिधि चौहान और अदनान सामी ने गाया था, वो तो इस फिल्म का एक हाईलाइट था, जिसको शायद देखने के लिए लोग जो है गए थे। हालांकि जो ट्रेलर में ऐसा लग रहा था कि ये गाना जो है वो बॉबी देओल और करीना पे फिल्माया गया है, बट असल में ये गाना अक्षय और बिपाशा पर ही फिल्माया गया था। और ये गाना एक तरीके से फिल्म की एंड से कुछ देर पहले आता है, जहाँ पर सारी गुत्थी सुलझती है। जो जिस गुत्थी को सुलझाने के लिए जो है बॉबी देओल भागा दौड़ी कर रहा होता है, करीना भी उसमें उसका साथ देती है। खैर ये जो पूरी फिल्म है ये आपको यूट्यूब पे होप सो मिल जाएगी, क्योंकि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा जो है वो टीवी पर भी आ चुकी है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल होगी, मुझे जहाँ तक लगता है।
और आप लोग मुझे बता सकते हैं ये फ़िल्म आपको कैसी लगी। उस वक्त आपने जो इस फ़िल्म को देखा था तो क्या आपका रिएक्शन था, और अब जो इस मूवी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया है वो क्या है। तो ये एक फ़िल्म थी, क्योंकि मैंने इस फ़िल्म को इसीलिए भी बात करना ज़रूरी समझा इसके कॉन्सेप्ट को लेकर, लेकिन उससे भी ज़्यादा कि पहले बॉलीवुड में थ्रिलर फ़िल्में काफ़ी बना करती थी। थ्रिलर एक्शन मूवी काफ़ी आया करती थी। एक्शन तो नहीं, बट थ्रिलर और सस्पेंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसी फ़िल्में काफ़ी बना करती थी, जिसमें गुप्त है फ़िल्म जो काफ़ी अच्छी थी। तो इस तरह की फ़िल्में काफ़ी 90s के दशक में बनती थी, लेकिन धीरे धीरे जो है सस्पेंस थ्रिलर का जो चार्म है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। अब तो जो है वेब सीरीज़ में थोड़ा बहुत दिखता है सस्पेंस थ्रिलर, या ओटीटी पर कोई फ़िल्म आ जाती है, लेकिन सिनेमा घरों में बहुत समय से एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी जो है वो नहीं देखने को मिली है। मैंने अगर कोई फ़िल्म देखी थी, अगर कोई सस्पेंस थ्रिलर मूवी, तो अंधाधुन देखी थी, जो मुझे लगी थी कि हाँ एक मूवी है जो अच्छी है, जो मुझे कुछ अलग मूवी लगी थी। लेकिन उसके बाद मुझे कोई खासा सस्पेंस थ्रिलर नहीं देखने को मिला था, और यही चीज़ जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि अब ऐसी थ्रिलर सस्पेंस मूवी बहुत कम बॉलीवुड में, अब कम क्या है ही नहीं। और पहले हुआ करता था कि एक एक खास लोग होते थे जिनको सस्पेंस और थ्रिलर मूवी में बहुत इंटरेस्ट होता था। कुछ लोगों को कॉमेडी मूवी पसंद होती थी, कुछ लोगों को फैमिली मूवी पसंद होती थी, कुछ लोगों को एक्शन मूवी पसंद होती थी, कुछ लोगों को रोमांटिक मूवी पसंद होती थी। तो कहीं ना कहीं सबके टेस्ट थे। तो ये थ्रिलर मूवी की अपनी ही एक बात थी, सस्पेंस मूवी की। और मैं बात करूं अक्षय कुमार की, तो अक्षय कुमार ने भी जो है उन लोगों में से एक हैं जो अपने साथ, अपने किरदारों के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करते हैं। और शायद यही वजह है कि अब ज़्यादातर हीरो जो हैं वो बहुत आराम से विलन के किरदार निभा रहे हैं। पहले एक ज़माने में हीरो विलन के तौर पर नहीं आता था। जो हीरो काफ़ी समय से हीरो बना हुआ है वो विलन नहीं बनता था। वो बात अलग है कि अगर वो बूढ़ा हो गया है तो एक अलग बात है, लेकिन जब तक उसके पास जवानी रहती थी वो विलन कभी नहीं बनता था। हालांकि कुछ एक्टर्स आज भी हैं जो बूढ़े भी हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो विलन बनना नहीं चाहते। तो अक्षय कुमार उनमें से एक हैं जिन्होंने करियर के काफ़ी यंग एज में, अक्षय की कोई खासी उम्र नहीं थी जब वो विलन के तौर पर दिखाई दिए थे। और इससे पहले शाहरुख खान ने भी बाजीगर में विलन का किरदार निभा चुके हैं और काफ़ी लोगों ने उन्हें पसंद किया है। और बाजीगर मूवी को भी अब्बास मस्तान की जोड़ी ने ही डायरेक्ट किया है। और अगर मैं बात करूं एक्ट्रेसेस के बारे में, तो काजोल और प्रियंका चोपड़ा भी इसमें पीछे नहीं रही हैं। काजोल ने भी गुप्त मूवी में विलन का किरदार निभाया था, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। और फिर उसके बाद जो है वो ऐतराज़ मूवी के लिए प्रियंका चोपड़ा को अवार्ड मिला था, क्योंकि उनकी काफ़ी बेहतरीन और उम्दा परफॉर्मेंस थी। वो बात अलग है कि अब फिल्म फेयर की कैटेगरी से ये विलन की जो कैटेगरी है जो दी जाती थी, एक विलन सेक्शन दिया जाता था कि भाई बेस्ट विलन का रोल किसने किया है उसे अवार्ड दो। जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, वैसे ही बेस्ट विलन का अब अवार्ड दिया जाता था। लेकिन अब वो कैटेगरी ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब बॉलीवुड में कोई विलन बचा ही नहीं है। अब इसीलिए जो है हीरो को भी कोई दिक्कत नहीं होती है विलन बनते हुए। जैसे अर्जुन कपूर ने भी ये कमान संभाल ली है कि अब वो एज अ हीरो नहीं, एज अ विलन बन के पब्लिक के सामने आने लगे हैं। अब देखते हैं अर्जुन कपूर की ये कोशिश कितनी रंग लाती है, और आने वाले दिनों में एज अ विलन वो कितना आगे जाते हैं। ये उनकी जर्नी का एक नया पड़ाव है जो देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें ये कहाँ तक लेके जाता है। तो अक्षय कुमार को इस फिल्म से काफ़ी फ़ायदा हुआ था। एक्चुअली अक्षय कुमार उस वक्त अपने लाइफ के गोल्डन पीरियड में थे। उनको जो है
करियर भी उनका अच्छा चल रहा था। इसी दौरान उनकी शादी भी हो गई थी ट्विंकल खन्ना के साथ में, जिन्होंने बॉबी देओल के साथ ही डेब्यू किया था 1996 में बरसात मूवी से। लेकिन ट्विंकल खन्ना का कोई खासा करियर चला नहीं। और वो बात अलग है कि एज़ यूजुअल जैसा होता है कि लड़कियों के पास एक बहुत सेफेस्ट ऑप्शन होता है कि जब कुछ ना कर सके तो जो है लाल जोड़ा पहन के, हाथों में चूड़ा पहन के, मांग में सिंदूर लगाकर, गले में मंगलसूत्र पहन के मुझे साजन के घर जाना है। जी हाँ, वो ये करती हुई शादी करके जो है ससुराल चली जाती हैं। और फिर वहीं मैरिज में जो कलेश होता है, उसी की डिग्री लेकर फिर ये जो हैं आगे निकलती हैं और फिर या तो पति से अलग हो जाती हैं या फिर वही वाली बात है कि फिर अपनी दुनिया में ये मगन हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो ट्विंकल खन्ना है उन्होंने भी शादी कर ली, लेकिन यस, ट्विंकल खन्ना ने शादी के बाद जो है अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया जो वो काफ़ी समय से कर रही हैं। और ये अच्छी बात है कि वो एक ट्रॉफी वाइफ बनकर नहीं रही हैं। उन्होंने अपनी खुद के बारे में भी सोचा, अपने करियर के बारे में भी सोचा कि अगर मैं एक्ट्रेस नहीं बनी हूँ तो इट डज़ंट मीन कि मैं ज़िंदगी में कुछ और नहीं कर पाऊँगी, मैं सिर्फ शादी करके बच्चे ही पैदा करती रहूँगी, ऐसा नहीं है। मुझे कुछ अपने लिए भी करना है। और आप देख सकते हैं कि ट्विंकल खन्ना ने आगे जाकर जो है किताबें भी लिखी हैं और उन्होंने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करी है। तो ये ट्विंकल खन्ना ने अच्छा काम किया है और मैं इसके लिए उनको अप्रिशिएट करती हूँ। तो यस, ये एक छोटा सा एक मेरा एक रिकैप था। रिकैप क्या, थोड़ा सा एक नॉस्टैल्जिया था कि भाई एक फ़िल्म के बारे में मैंने बात करी, क्योंकि मैंने ये फ़िल्म देखी थी, टीवी पर ही देखी थी और काफ़ी मतलब मुझे सेकंड हाफ़ ही इस मूवी का अच्छा लगा था। और सेकंड हाफ़ के बाद ही जो है कहानी शुरू हुई थी और काफ़ी बोल्ड इसका था, कंटेंट था। और बिपाशा बासु का जो करियर था उसको काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इस फिल्म से जो है उसको एक बहुत अच्छी एंट्री मिली थी। वो बात अलग है कि इस फिल्म में करीना कपूर के साथ में उनकी भले ही वो करीना कपूर के साथ में स्क्रीन शेयर कर रही थी, लेकिन जो है करीना और बिपाशा में कोई अच्छी खासी दोस्ती हुई नहीं है। और ये बात खुद बिपाशा ने बताई थी कॉफ़ी विद करण के एक एपिसोड में, वो एपिसोड में जहाँ पर कॉफ़ी विद करण एक ज़माने में अच्छा शो माना जाता था, उसमें अच्छे सवाल हुआ करते थे। अब तो खैर कॉफ़ी विद करण का क्या स्टैंडर्ड है वो सबको पता है। तो वहाँ पर बताया था। फिर वो बात अलग है कि सैफ के साथ बिपाशा की दोस्ती हो गई तो वहाँ से थोड़ी करीना उनके साथ में सिविल बिहेव करने लगी। वैसे तो पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान कहा जाता है कि करीना ने उनसे बात तक नहीं करी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि करीना को भी समझ में आ गया था कि भाई बिपाशा का रोल ज़्यादा हावी होने वाला है, क्योंकि वाकई बिपाशा बिल्कुल छा गई थी। एक बोल्ड और हॉटनेस का जो एक उन पर टैग लगा था वो काफ़ी समय तक उनके साथ में रहा है। और बिपाशा बासु के पास अच्छी फिल्में बहुत कम रही, लेकिन उनके पास कुछ यादगार आइटम नंबर्स हैं जिनके लिए हमेशा उनको याद किया जाएगा। चाहे वो नो एंट्री हो, चाहे वो बीड़ी जलाई ले, नमक इश्क का, ये सारी चीज़ें रही हैं उनके पास में। कुछ गिने चुने रोल्स रहे हैं, जैसे कॉर्पोरेट मूवी थी उनकी जिसके लिए उनके काम को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया। तो कुछ ऐसी फिल्में, चंद फिल्में हैं बिपाशा की जिसमें बिपाशा का काम काफ़ी सराहा गया। उसमें से उनकी एक और फिल्म थी जिस्म, जिसमें वो जॉन इब्राहिम के साथ में दिखाई दी और उनके साथ वो रिलेशनशिप में भी काफ़ी लंबे अरसे तक रहीं। और फिर जैसे कि होता है कि लंबा रिलेशनशिप आप किसी के साथ रखते हो, शादी किसी और के साथ करते हो, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये बिपाशा के साथ भी हुआ। खैर मैं उसकी पर्सनल लाइफ पर अब क्या कमेंट करूं। आई विश हर गुड लक। और डेफिनेटली आज ये चारों अभिनेता अभिनेत्री अपनी अपनी ज़िंदगी में जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं, भले इनके काम को पसंद किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है। या अगर मैं बिपाशा की बात
करूं तो वो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहती हैं, तो वहाँ उनको देखा जाता है, उनको एक अच्छी मॉम का टैग ज़रूर मिला हुआ है, तो ठीक है, वो उनमें खुश है। तो खैर मुझे बस यही कहना था, और आप लोग अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं इस फ़िल्म के साथ जुड़े हुए, कि आप लोगों को ये फ़िल्म कैसी लगी थी। और अक्षय कुमार के लिए मैं एक बात जाते जाते कहूँगी कि उनकी करियर में काफ़ी बेहतरीन फ़िल्में हैं, और ये फ़िल्म भी मुझे उनकी बेहतरीन फ़िल्मों में से एक लगती है। और यस, उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिनय किया है एक विलन का। वो बात अलग है कि उन्होंने खिलाड़ी 420 में भी विलन के तौर पर दोबारा ज़रूर आए थे, लेकिन जो अजनबी से उनको एक पहचान मिली थी, वो वैसी प्रसिद्धि उनको नहीं मिल पाई है उस फिल्म में। अगर मैं बात करूं खिलाड़ी 420 में, तो महिमा चौधरी भी थी, लेकिन वो फिल्म ठीक ठाक ही थी। लेकिन अजनबी मूवी का एक स्टैंडर्ड रहा है, और आज इतने साल हो गए हैं इस मूवी को रिलीज़ हुए, लेकिन डेफिनेटली मैं इतना तो कहूँगी कि अगर आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। आप चाहें तो इस फिल्म को डायरेक्टली सेकेंड हाफ से ही देखना अगर शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ मिस नहीं किया है। हाँ, सेकेंड हाफ ज़रूर मत कीजिएगा, क्योंकि फिर आप जो है फ़िल्म का जो असली जो मज़ा है वो आप खो देंगे। और इस फ़िल्म का एक डायलॉग भी काफ़ी पॉपुलर हुआ था कि भाई, इत्तेफाक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। तो कहीं ना कहीं शायद यही था। शायद मैं सही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है तो उस वक्त हमें ये बातें समझ नहीं आई थी कि भाई कोई इत्तेफाक जैसी कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ जो है वो प्लान्ड होती है। तो वाकई प्लान्ड होती है। अब चाहे वो भगवान के उसमें आप कह लीजिए, स्पिरिचुअल वे से कह लीजिए कि एवरीथिंग इज़ प्लान बाय गॉड, या कुदरत के तौर पर, या कोई भी आप कह सकते हैं। बट यस, मैं भी मानती हूँ कि हर चीज़ प्लान्ड होती है, और वो प्लान्ड हम नहीं करते हैं, वो ऑलरेडी प्लान्ड हो चुकी हुई होती है, लेकिन हमें लगता है कि भाई हमने किया। जैसे एक चलती हुई बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, तो कुत्ते को लगता है ना वो बैलगाड़ी चला रहा है। तो ये शायद इंसानों का भी यही हाल है। तो खैर, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, और मैं अब इसको बंद कर रही हूँ। और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को और कोई ऐसी फ़िल्म है जो काफ़ी टाइम से आपने देखी नहीं है, और जब वो आई थी फ़िल्म तो वो कैसी थी, और अब आप उस फ़िल्म को देखते हैं तो आपका नज़रिया क्या है। अगर कोई फ़िल्म आपके जहन में होगी तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो खैर, चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, टेक केयर।